अपने आज 10वीं क्लास का जो 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति, वो चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और 10वीं क्लास में 2 ही चैप्टर हैं जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं। एक तो ये 8वां त्रिकोणमिति, और इसके अलावा जो 6ठा समरूप त्रिभुजों वाला चैप्टर है, त्रिभुजों की समरूपता वाला वो चैप्टर। तो उसमें जो ये एक मुश्किल चैप्टर जो आपको लगता है त्रिकोणमिति, अपने ये शुरू कर रहे हैं। ये लेसन नंबर है 8, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। जैसे गणित की बहुत सारी शाखाएं होती है, गणित की अलग अलग ब्रांचेज होती है, जैसे सांख्यिकी है, प्रायिकता है, अंक गणित है, बीज गणित है, रेखा गणित है। इस तरह से गणित की अलग अलग शाखाएं हैं। अमूर्त बीज गणित भी एक गणित की शाखा होती है। वैसे ही त्रिकोणमिति भी गणित की एक शाखा है। त्रिकोणमिति की इस शाखा की शुरुआत है आपके सिलेबस में सिर्फ प्रारंभिक त्रिकोणमिति ही है। आप जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे 11th में 12th में, तो वहाँ आप त्रिकोणमिति का विस्तार से अध्ययन करोगे। अभी ये मात्र उसकी शुरुआत है। तो त्रिकोणमिति शब्द जो है बहुत पुराना शब्द है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो ये जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और तीनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं। पहला शब्द है ट्राई शब्द, फिर शब्द है गोन, और फिर शब्द है मेट्रोन। ट्राई शब्द का अर्थ है 3, गोन शब्द का अर्थ है भुजा, और मेट्रोन शब्द का अर्थ है मापना। यानी त्रिकोणमिति गणित की वो शाखा है जिसके अंदर 3 भुजाओं वाली आकृति का अध्ययन किया जाता है। यानी आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि 3 भुजाओं वाली आकृति को अपने क्या बोलते हैं? त्रिभुज। यानी गणित की वो शाखा जिसके अंदर त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच में जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। और स्पेशली त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? समकोण त्रिभुज का। तो सबसे पहले अपने समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये वाला कोण जो है वो कितने डिग्री का होता है? इस त्रिभुज का मैं नाम लिख देता हूँ एक बार, ABC। तो इस त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, और इसके अंदर जो 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं। सबसे पहले तो इनको पहचानना जरूरी है। 90 के सामने वाली जो भुजा होती है, ये लंबाई में सबसे लंबी भुजा होती है। इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। सबसे लंबी भुजा ये, सबसे लंबी भुजा, इसका नाम होता है कर्ण। क्या नाम होता है? इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण है। अब रह गई 2 भुजाएं। इन 2 भुजाओं के अंदर एक लंब होता है और एक आधार होता है। क्या होता है? एक लंब होता है और एक, लेकिन इन दोनों न्यून कोणों के अंदर यहाँ पे A और C जो है वो न्यून कोण है। A व C क्या चीज़ है? यहाँ पर न्यून कोण है। इन दोनों न्यून कोणों के अंदर आपको सवाल के अंदर किसी एक कोण का जिक्र होगा। यानी सवाल के अंदर कोई ना कोई एक कोण आपको दिखाया होगा। समझ में आ गई? जाओ बेटा। आपको एक कोण A व C जो है ना, इसमें से एक कोण दर्शाया मिलेगा इस तरीके से। इस तरीके से आपको एक कोण दर्शाया हुआ मिलेगा। अब जिस भुजा पे 2 कोण बने हुए हैं, जिस भुजा पे 2 कोण बने हुए हैं वो आधार होगा। वो क्या होगा? आधार। मतलब 90 वाला तो बना ही बना है। अब सवाल के अंदर ये कोण और दर्शा दिया A, ये सवाल के अंदर मिलेगा आपको। कभी A आएगा, कभी C आएगा, दोनों न्यून कोणों में से एक ही।
तो जो दूसरा कोण आ गया वो इसी भुजा पे ना AB पे, तो ये आधार हो गया। आधार का मतलब इसको बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अब जो बच गई भुजा यानी जो न्यून कोण दर्शाया गया है उसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा, इसे लंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लंब या परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से अपने लंब, कर्ण और आधार पहचानेंगे। सबसे लंबी भुजा जो 90 के सामने वाली होगी, 90 के सामने वाली वो कौन सी भुजा होगी? कर्ण होगी। आधार कैसे पहचानोगे? जिस भुजा पे दो कोण दर्शाए गए हों, जिस भुजा पे दो कोण दर्शाए गए हों वो आधार होगा, और जो न्यून कोण दर्शाया गया है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो आप ये कह सकते हो आधार पता लग गया, कर्ण पता लग गया, तो इसके अलावा जो तीसरी बच जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? लंब हो जाएगी। अब इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कई बार दो भुजाओं की लंबाई तो दी होती है, तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी होती है। अब दो भुजाएं कौन सी? मान लो कि कर्ण दे दिया, आधार दे दिया, आपको लंब का मान चाहिए, तो इस त्रिभुज के अंदर एक परमेय काम करती है। बच्चों को वो परमेय तो याद रहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। लेकिन ये काम में कब ली जाती है ये नहीं पता होता। ये कब काम में ली जाती है? जब कर्ण, आधार, लंब में से आपको कोई एक भुजा पता ना हो, उसका मान चाहिए, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय काम में लेनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है वो मैं लिख देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय, या इसका एक और भी नाम है, पता है आपको? इसका दूसरा नाम है बोधायन प्रमेय। क्या बोलते हैं इसको? बोधायन प्रमेय। ये प्रमेय क्या काम आती है? जब समकोण त्रिभुज में कोई एक भुजा पता ना हो तो उसका पता लगाना हो तो बोधायन प्रमेय ही काम आएगी। और बोधायन प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, जो सबसे लंबी भुजा है ना, जो ये सबसे लंबी है, इसके अकेले का वर्ग, इसके अकेले का वर्ग जो है आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। जो सबसे लंबी भुजा है उसका वर्ग जो है आपके आधार और लंब के स्क्वायर का योग को होता है। अगर मान लो आपको किसी प्रश्न के अंदर आपको आधार 3 सेमी दिया है, मान लो ये आधार है, ये आपको 3 सेमी दिया है, और जो लंब है वो मान लो आपको 4 सेमी दिया है। आपसे पूछा कर्ण बताओ कितना सेमी है। अब देखो इसके अंदर दो भुजाएं दी है ना, आपको दो दिए कि नहीं दिए? आपको तीसरी भुजा पता लगानी है, तो तीसरी पता लगानी है तो क्या करोगे? पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। कौन सी लगेगी? तो पाइथागोरस प्रमेय में मान रख देते हैं। कर्ण का मान दे रखा है क्या आपको? तो कर्ण नहीं दे रखा तो कर्ण का कर्ण लिख दो, ऊपर स्क्वायर है ही। आधार कितना दे रखा है? 3, ऊपर स्क्वायर है, प्लस का प्लस, लंब कितना है? तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? और 4 का स्क्वायर, ये कितना आ गया? 25। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को मैं शॉर्ट में कैसे लिख देता हूँ, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25 है, तो कर्ण बराबर आ गया √25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? यानी ये कर्ण आपका फिर 5 सेमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अगर आधार 3 है, लंब 4 है, तो कर्ण आपका 5 सेमी आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर कर्ण, लंब और आधार में से कोई एक भुजा ना दी हो तो आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी है। ठीक है, उतार लो अभी। त्रिकोणमिति के अंदर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं जिनका इस चैप्टर के दौरान हमें अध्ययन करना है। और जो अगला चैप्टर है अपना 9वां, वहाँ त्रिकोणमिति का यूज देखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं अपने समाज के अंदर जो बीच बीच में ये कहते रहते हैं कि हमने ज़िंदगी में साइन थीटा कोस थीटा पढ़ा, जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, कि वो ज़िंदगी में काम क्या आते हैं। उनको जाके 9वां चैप्टर दिखाना कि ज़िंदगी में हमारे ये काम आते हैं। आपने
जैसे बहुत सारे फाइटर प्लेन का नाम सुना होगा, जैसे स्टील्थ विमान है, F-15 विमान है, मिराज 2000 है, मिग 21 है। ये जब किसी चीज़ पे परफेक्ट निशाना लगाते हैं एकदम सही, तो वो त्रिकोणमिति का ही यूज करते हैं। वो आसमान में उड़ रहे होते हैं, ज़मीन पे दूर 5 किलोमीटर आगे कोई चीज़ होती है, वो अपनी स्पीड की कैलकुलेशन करते हैं, उससे डायरेक्ट दूरी की कैलकुलेशन करते हैं, उससे कोण कितना बन रहा है, उस चीज़ से कोण किस गति से तेज हो रहा है, किस गति से चेंज हो रहा है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करके त्रिकोणमिति का यूज करके वो सही निशाना लगा पाते हैं। तो कोई ये कहे कि साइन थीटा कोस थीटा हमारे जीवन में क्या काम आता है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि साइन थीटा कोस थीटा हमारे क्या काम आता है। आपको एक उदाहरण से बताऊं, मान लो यहाँ पे हमने एक नसेनी निसरनी जिसको बोलते हैं ना अपने पेड़ी, वो पेड़ी लगा दी और कोई व्यक्ति इस दीवार के कलर कर रहा है, और भजनलाल जैसे किसी शरारती बच्चे ने क्या किया कि उस पेड़ी का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो हर सेकंड 1 फुट के हिसाब से उसको खींच दिया। हर सेकंड कितना? 1 फुट के हिसाब से। अब ऊपर वाला व्यक्ति क्या आएगा? नीचे। अब वो नीचे किस स्पीड से आएगा, अगर ये पता लगाना हो तो त्रिकोणमिति के अलावा और कोई इलाज नहीं है। यानी ऐसी चीज़ों का हम त्रिकोणमिति के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। जब हमें ये पता लगाना हो कि वो जो पेड़ी है जो दीवार के सहारे लगाई गई थी, उस पेड़ी का मुझे ये बताओ, यहाँ पेड़ी लगी हुई है तो क्या उसका ज़मीन के साथ कोई कोण होगा? होगा कि नहीं होगा? और वो पेड़ी जब ऊपर से नीचे आएगी तो वो कोण बदलेगा या उतना ही रहेगा? बदलेगा। वो कोण किस गति से बदल रहा है, अगर ये पता लगाना हो तो त्रिकोणमिति ही काम आएगी। तो हमारे जीवन में त्रिकोणमिति का बहुत अध्ययन है, बहुत ज़्यादा हमें इसका अध्ययन करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसका यूज करना है। तो इसके लिए हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? 6। ये 6 क्या त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आप लोग देखिए। सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ये है साइन। क्या है? जो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कोस। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है टेन। और चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात कोट। पांचवा है सेक और छठा है कोसेक। देखो इसके साथ में यहाँ कोण लिखा जाएगा, जैसे कोई 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। बिना किसी कोण के इनका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है। मतलब ये साइन है ना, इसके साथ कोई ना कोण लिखा जाएगा, कोई ना कोई कोण। जैसे कि मान लो थीटा है, सभी बच्चे इधर ध्यान दें, मैं मोबाइल को नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान दो इधर। कोस के साथ में कोई कोण लगाना पड़ेगा थीटा, टेन के साथ कोई कोण लगाना पड़ेगा थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। मतलब ये साइन और थीटा है तो दो अलग अलग शब्द, लेकिन ये पढ़े एक ही साथ जाते हैं। यानी थीटा के बिना साइन का कोई औचित्य नहीं है। आप ये कह सकते हो अगर थीटा नहीं लगाओगे ना तो जैसे बिना सिर का कोई आदमी हो। अब बिना सिर का आदमी नहीं हो सकता तो बिना थीटा के साइन का भी कोई काम नहीं है। थीटा क्या चीज़ है? कोण है। मतलब ऐसे आएगा, जैसे मान लो साइन यहाँ आएगा 30 डिग्री, तो इस 30 डिग्री की जगह मैंने एक बार थीटा लिखा है। क्या लिखा है? एक बार है थीटा लिखा है। ये कोण कितना भी आ सकता है। फिलहाल आपके सिलेबस में 90 डिग्री तक ही हैं। कितने तक हैं? 0 से 90 डिग्री तक। बाकी ये कोण 1080 भी हो सकता है, 1135 भी हो सकता है, 2100 डिग्री भी हो सकता है, कितने भी डिग्री हो सकता है। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर ये केवल 0 से 90 डिग्री तक ही हैं। आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। ये जो साइन थीटा है ये इसका पूरा नाम नहीं है। इसका वैसे तो पूरा नाम पहले साइनस होता था, SINUS। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, हालांकि ज़रूरी नहीं है आपके लिए जानना। इसका बहुत पुराना नाम साइनस है। क्या नाम है इसका? बहुत पुराना साइनस है। बाद में इसको शॉर्ट में साइन कहने लग गए।
गणित की कई बहुत पुराने प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे आर्यभट्टियम ग्रंथ हैं, ऐसे कई ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में इनको शायद साइनस नाम दिया गया है, बाद में इसको SINE साइन कर दिया, फिर ये साइन से क्या बन गया, SIN बन गया। अब ये इतना ही बचा है SIN, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। अब ये शॉर्ट में SIN बचा है। अब इसको कई लोग हिंदी में जीवा बोलते थे, कई इसको जा बोलते थे, अब चलन में जा ही है। पहले इसको कई लोग हिंदी के अंदर जा बोलते थे, कई इसको जीवा भी बोलते थे, लेकिन अब जो चलन में बचा है वो क्या बचा है, जा। यानी साइन को, SIN को हिंदी में जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जा बोलते हैं। ये कोस शब्द है वो इसी साइन से बना है। साइन से कैसे बना, इसके आगे को लगा दो, CO, तो ये बन गया कोसाइन। क्या बन गया, कोसाइन का शॉर्ट रूप बन गया कोस। क्या बन गया, कोस। अब कोस को, ये जैसे साइन ज्या थी तो कोस को कोज्या भी बोलते हैं, कई इसको कोटिज्या भी बोलते हैं, कई लोग इसको कोटिज्या भी बोलते हैं, कोटिज्या, और कई इसको कोज्या भी बोलते हैं। ज़्यादा चलन में यही है कोज्या शब्द। कोस को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोज्या। कोज्या नहीं है ये, कोज्या शब्द है ये, ठीक है ना। ये टेन शब्द है। टेन शब्द पूरा किससे बना है, टेंजेंट से। और टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्शज्या। तो साइन ज्या, कोस कोज्या, टेंजेंट स्पर्शज्या। ये तीनों इन्हीं के विपरीत हैं, उल्टे हैं, व्युत्क्रम हैं। रिवर्स कह सकते हो आप, इनवर्स कह सकते हो, ये उन्हीं के उल्टे हैं। इनवर्स तो नहीं कह सकते, रिवर्स कह सकते हैं। यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है। कौन होता है, कोस का उल्टा सेक। अब बचे हुए टेन और कोट ये आपस में उल्टे होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा के। कब, जब कोसेक थीटा को पलट दिया जाएगा। यानी जब 1 कोसेक थीटा लिखा जाएगा तो साइन थीटा उसके बराबर हो जाएगा। आपको मैं मानों के उदाहरण दे के फिर भी समझाऊंगा, पहले आप सीधा समझिए इसको। अब जैसे मान लो कोस थीटा है, तो कोस थीटा उल्टा किसका होगा, सेक का। क्योंकि मैंने आपको बताया ऊपर से 2 नंबर, नीचे वाले से 2 नंबर का उल्टा होता है। तो कोस थीटा किसका उल्टा होता है। आप इन शब्दों के बारे में पहली बार सुन रहे हो तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि ये चल क्या रहा है, अंग्रेजी चल रही है कि गणित चल रही है। ये गणित ही है। तो कोस थीटा बराबर है 1 सेक थीटा। और टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का। तो क्या लिखा जाएगा, 1 कोट थीटा। अब इनका अर्थ क्या है वो समझो। इनका अर्थ क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, लेट मान लो साइन थीटा का मान 1/2 है। साइन थीटा का मान कितना है, 1/2। तो उसी टाइम कोसेक थीटा क्या होगा, आपको पता है ना। 1 मिनट रुको। जैसे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा है, वैसे आप कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे। एक बात बताओ मेरे को, कोसेक मैं इधर भेज दूं, तिरछा गुना कर दूं, साइन इधर भेज दूं, तो क्या बनेगा बोलना, कोसेक थीटा बराबर 1 यानी मैं कोसेक को इधर भेज रहा हूं, साइन को इधर भेज रहा हूं। तो यही शब्द क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 क्या बन जाएगा, साइन थीटा। इसी तरह से सेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा, बोलो। सेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 1 कोस थीटा। इसी तर्ज पे कोट थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 1 में टेन थीटा। अब ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे साइन थीटा का मान 1/2 है, तो कोसेक थीटा क्या आएगा, 1 साइन थीटा। साइन थीटा का मान 1/2 है, तो कोसेक थीटा का मान कितना आएगा, 1 साइन थीटा आएगा। कितना आएगा,
1/sin थीटा, और sin थीटा का मान रख दो 1/sin थीटा का मान कितना था 1/2, इसको पलट दो यानी कितना आ जाएगा 2। फिर से समझो, अगर sin थीटा का मान 1/2 है तो कोसेक थीटा का अगर आपको मान निकालना है, कोसेक थीटा का, सीधा पलट दो, इसको उल्टा कर दो, वो कोसेक थीटा का आ जाएगा। अब आप मेरे को बताओ, एक और उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं sin थीटा का मान √3/2 है। sin थीटा का मान कितना है √3/2, तो सीधा बताओ कोसेक थीटा का कितना होगा 2/√3। उल्टा करना है इसको, क्या करना है इसको उल्टा। अब बताओ, अगर tan थीटा का मान 1/√3 है, अगर tan थीटा का मान 1/√3 है तो बताओ tan उल्टा किसका होता है कोट का, तो कोट थीटा का कितना आएगा √3/1, बटा लगाने की जरूरत नहीं है। अब बताओ कोस थीटा का मान अगर 1/2 है कोस थीटा का, तो सेक थीटा का कितना आएगा, सेक क्या है कोस का उल्टा ही तो है, तो उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि साइन का उल्टा कोसेक है, तो कोसेक को हिंदी में क्या कहेंगे, साइन को क्या कहते हैं हिंदी में ज्या, तो कोसेक उल्टा 1/ज्या, क्या लिखोगे 1/। अब कोस का उल्टा कौन है सेक है, कोस का उल्टा क्या है सेक है, तो सेक को कोस का उल्टा बोलो, कोस होता है कोज्या, तो ये हो जाएगा 1/कोज्या। कोट है तो कोट तो tan का उल्टा है, तो ये हो जाएगा 1/स्पर्शज्या। अब रही बात इनके पूरे नाम की, ये टेंजेंट है, जैसे साइन से कोसाइन बना तो टेंजेंट से कोटेंजेंट बनेगा, क्या बनेगा कोटेंजेंट। अब जैसे ये सेक है तो सेक का पूरा नाम होता है सेकेंट, क्या नाम होता है अब सेकेंट से बनेगा कोसेक, तो कोसेकेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कोसेकेंट। साइन का पूरा नाम SINE साइन, साइनस तो बहुत पुराना नाम है, कोस का कोसाइन, tan का टेंजेंट, कोट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंट और कोसेक का कोसेकेंट। तो इस तरीके से ये इनके पूरे नाम हुए। और एक चीज़ आपको बताई, कौन किसका उल्टा होता है, साइन किसका उल्टा होता है, सबसे पहले आता है ना ये, और सबसे आखिर में कौन है, तो साइन सबसे पहले सबसे आखिर वाले का उल्टा, साइन के बाद कौन आता है, तो कोस सेकंड में आता है, तो इधर से सेकंड कौन है, तो कोस का उल्टा सेक, tan का उल्टा, ये आपस में इस तरीके से उल्टे होते हैं। यानी ये एक तरीके से फॉर्मूले ही हैं, ये कहीं भी सवाल में यूज किए जा सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अपने जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा, जो हमने ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा कोट थीटा सेक थीटा और उसके बाद आखिरी कोसेक थीटा, इनको त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कहते हैं, या इस चैप्टर का नाम त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों है, उसके पीछे क्या वजह है ये सुनो। ये जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, ये समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर ये लंब और कर्ण का अनुपात होता है, ये लंब और कर्ण का अनुपात होता है। यानी कि जैसे मान लो ये 90 डिग्री का कोण है, एक कोण हमने ये क्यू दर्शा दिया, हमने कौन सा कोण दर्शा दिया क्यू दर्शा दिया, यानी मान लो कि ये कोण थीटा है, ये कोण क्या है, मैंने यहाँ पे थीटा ले रखा है ना, इसलिए वहाँ पे थीटा ले लिया, ये कोण हमने यहाँ दर्शा रखा है। तो इसका मतलब इस त्रिभुज में आधार कौन सी भुजा हुई, आधार इसमें हो गई PQ भुजा, ये आधार है, क्योंकि इस पे दो कोण बने हैं, 90 के सामने वाली ये कर्ण हो गई, और ये कौन सी भुजा बची फिर, लंब बची। तो साइन थीटा जो होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है, किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। यानी आप कह सकते हो इस चित्र के अंदर
साइन थीटा बराबर होगा लंब, लंब का नाम है क्यू आर। क्या नाम है? और लंब का नाम क्यू आर नहीं, लंब का नाम क्या है? पी आर। और कर्ण का नाम क्या है? क्यू आर। तो लंब बटा कर्ण ये साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया। लंब बटा कर्ण ये साइन थीटा का सूत्र होता है। इसी तरीके से कोस थीटा जो अपना होता है वो आधार बटा कर्ण होता है। यानी ये समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण का अनुपात होता है। अनुपात समझते हो क्या आप? अगर मान लो कोई संख्या 5/6 लिखी है तो क्या हम इसको 5:6 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो यानी ये एक तरीके से लंब और कर्ण का अनुपात है। कोस आधार और कर्ण का अनुपात है। टेन जो है वो लंब और आधार का अनुपात होता है। कोट तो फिर इनका उल्टा है ही। कोट किसका उल्टा होता है? तो इसको पलट दो, यानी ये हो जाएगा आधार बटा लंब। सेक किसका उल्टा होता है? सेक कोस का उल्टा होता है। ये आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो कोसाइन क्या है? लंब बटा कर्ण। तो कोसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। आप यहाँ पे ये आराम से देख सकते हो कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, चाहे साइन हो, कोस हो, टेन, कोट, सेक, कोसेक, कोई सा भी हो, ये समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात है। देख लो भले ही। अब जैसे कोसेक है, किस किस का अनुपात है? ये कर्ण और लंब का। कोट किस किस का अनुपात है? आधार और लंब का। ये भुजाओं के अनुपात हैं, इसीलिए तो इनको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कई कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या काम आते हैं? तो भाई समकोण त्रिभुज के अंदर जो कोण है और जो भुजाएं हैं ये उनके बीच में संबंध होते हैं। यानी जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है ये क्या काम आते हैं? कोण व भुजाओं के बीच ये संबंध होते हैं। कोण व भुजाओं के बीच ये संबंध को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं ये? जैसे ये कोण है थीटा, थीटा कोण किसके बीच में है? कर्ण और आधार के बीच में है। और ये क्या है? आधार और कर्ण भुजाएं हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है? कोण और भुजाओं के बीच में क्या दर्शा रहा है? ये संबंध को दर्शा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपके? क्या नहीं आ रही है समझ में? कोस थीटा किसका अनुपात है? आधार और कर्ण का। थीटा क्या होता है? थीटा कोण होता है। तो ये कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ये किस चीज का संबंध है? ये कोण और भुजाओं का एक संबंध है। किसका संबंध है? ये कोण और भुजाओं का एक संबंध है। अच्छा, ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, टेन बराबर लंब बटा आधार, कोट बराबर आधार बटा लंब, इनको याद करने की एक ट्रिक भी है। आप एक शब्द याद कर लो, LAL, लाल बटे कक्का। आप इस शब्द से ये सारे याद रख सकते हो। यहाँ से लिखना शुरू करोगे, यहाँ लिखोगे साइन थीटा, यहाँ लिखोगे कोस थीटा, यहाँ लिखोगे टेन थीटा। टेन के जस्ट नीचे, क्योंकि टेन उल्टा होता है कोट का, यहाँ लिखोगे कोट थीटा। कोट के बाद में सेक थीटा और सेक के बाद कोसेक थीटा। तो इस तरीके से साइन का फॉर्मूला बन गया लंब बटा कर्ण। यानी यहाँ से आप साइन थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हो लंब बटा कर्ण। कोस का लिख सकते हो आधार बटा कर्ण। कोस थीटा लिख सकते हो आधार बटा कर्ण। टेन लिख सकते हो लंब बटा आधार। टेन थीटा हो गया लंब बटे आधार। अब इस फॉर्मूले को देख के बताओ कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है? कोसेक है कर्ण बटा लंब, उल्टा पढ़ा जाएगा। कोसेक नीचे लिखा है तो नीचे की साइड से पढ़ा जाएगा। कोसेक थीटा है कर्ण बटा लंब। कोसेक थीटा का फॉर्मूला बन गया कर्ण बटा लंब। तो कोसेक में यहाँ लिख देता हूँ साइन के सामने। कोसेक थीटा बन गया कर्ण बटा लंब। ये देखो एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं है? सेक का सूत्र क्या है? कर्ण बटे, और इसका उल्टा किसका था? कोस का आधार बटे। तो सेक का बन गया कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बन गया कर्ण बटे आधार।
अब कोट थीटा का आप बता दो, आधार बटे लंब। तो इस तरीके से आप लोग साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के लंबकर्ण आधार के अंदर ये फॉर्मूले याद कर सकते हो। आपका जो 8वें चैप्टर का जो पहला पार्ट है 8.1 वाला, वो सारा का सारा इसी फॉर्मूले पे आधारित है और पाइथागोरस प्रमेय का उसमें थोड़ा बहुत यूज होता है। ठीक है, तो आपको एक बीच में छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि साइन के मानों में अगर आप कोस के मानों का भाग कर दो, यानी साइन थीटा के बटे में आप लगा दो कोस थीटा, तो ये टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। यानी साइन का मान अगर 1/2 है, कोस का √3/2 है, तो उनका आपस में भाग कर दो, वो टेन का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ गई बात आपको ये? यानी टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये टेन थीटा का पहला फॉर्मूला है। ऐसे 1-2 फॉर्मूले और भी आएंगे। अच्छा, टेन को अगर उल्टा कर दें, यानी टेन की जगह में कोट थीटा का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो आपको बोले ना टेन से कोट कैसे बनता है, उल्टा कर दो, तो कोस थीटा बटे क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये बन गया आपका टेन का फॉर्मूला, सॉरी कोट का फॉर्मूला। तो ये टेन और कोट के फॉर्मूले होते हैं। अब आपने कक्षा के अंदर जो अपनी क्लास हुई थी उसके अंदर साइन थीटा के, कोस थीटा के, टेन थीटा के मान पड़े होंगे, जैसे साइन 30 का मान, कोस 30 का मान। यानी साइन थीटा का उत्तर अगर थीटा की जगह मैं 30 डिग्री रखूं, 45 डिग्री लिखूं, तो इसका उत्तर यानी इसका मान कहाँ से कहाँ तक आता है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। साइन थीटा का जो आंसर आता है ना, वो -1 से लेकर 1 के बीच में आता है। आपने अगर साइन थीटा की जगह अगर 1000 डिग्री भी रख दिया तो उत्तर 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, कभी भी -1 से कम नहीं आएगा। साइन और कोस दोनों का ही -1 और 1 के बीच में होता है। अगर आपने कोस के अंदर 150 डिग्री भी रख दिया, कोस के अंदर 250 डिग्री रख दिया, कोस में 360 डिग्री रख दिया, उत्तर 1 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा और -1 से कम नहीं आता इन दोनों का। लेकिन टेन और कोट को पूरी आज़ादी है। टेन और कोट का उत्तर -अनंत से लेकर अनंत तक कुछ भी आ सकता है। अगर आपने टेन के अंदर 1000 डिग्री लिखा, 2000 डिग्री लिखे, 3000 डिग्री लिखे, तो टेन का उत्तर कितना भी आ सकता है, लाखों में भी आ सकता है। टेन का उत्तर अनंत भी आता है। अगर आप टेन के अंदर 90 डिग्री लिखो ना, जैसे टेन है और आपने थीटा की जगह कितना डिग्री लिख दिया, 90 डिग्री, तो टेन 90 का मान अनंत होता है। आपको अभी आगे समझाएंगे, सारणी बनवाएंगे तब टेन 90 का मान अनंत क्यों होता है, या टेन 90 का मान अनंत की ओर अग्रसर क्यों होता है। तो टेन 90 अनंत की ओर अग्रसर होता है, यानी टेन का मान, कोट का मान कुछ भी आ सकता है, माइनस अनंत भी आ जाता है। अगर आप टेन के अंदर माइनस का 90 डिग्री रखोगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, टेन के अंदर अगर आपने -90 डिग्री रखा तो ये माइनस अनंत की ओर अग्रसर हो जाएगा। यानी टेन का मान माइनस अनंत से अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है। और आपने इस चैप्टर में जो सारणी पढ़ी है उसके अंदर देखना आप, टेन वाले मान 0 से लेकर अनंत तक हैं सारणी के अंदर। अभी मैं आपको सारणी बनाऊंगा तब देखना आप। अब टेन और कोट के माइनस अनंत से अनंत तक है। अब रही बात सेक और कोसेक के, इनके विचित्र हैं, थोड़े से अजीब से हैं, ध्यान से देखना। इसका उत्तर -अनंत से -1 तक, या तो इस रेंज में आएगा, -अनंत तक आ सकता है, -1 तक, और फिर शुरू होगा 1 से अनंत तक। इन दोनों के उत्तर आप ये कह सकते हो, इन दोनों के उत्तर अनंत से शुरू होते हैं -1 तक। कहाँ तक है? -1 तक। फिर बीच में नहीं आएंगे -1 से 1 तक, ये वाली जगह खाली रहेगी, यहाँ वाले मान नहीं आते इसमें। फिर 1 से लेकर कहाँ तक चलेंगे? अनंत तक। बीच वाला उत्तर इससे नहीं आता।
आप सेक में चाहे 30 डिग्री रख दो, चाहे 60 रखो, चाहे 90 रखो, चाहे 120 रखो, चाहे 210 रखो, -1 से 1 के बीच में इसका कभी उत्तर नहीं आता। ना 0 आता, न आधा आता, न 1.25 आता। इसका उत्तर या तो 1 या 1 से ज़्यादा आएगा, 1 या 1 से ज़्यादा, या -1 से कम आएगा। समझ में आ गई बात ही आपको? तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, अपने 10वीं क्लास में तो कोई पूछे ना पूछे, लेकिन कंपटीशन में ज़रूर पूछते हैं, साइन का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? तो कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से, यही कोस का होता है। और tan का -अनंत से अनंत तक। और सेक और कोसेक का -अनंत से -1 और 1 से अनंत तक होता है। और ये चीज़ जब अपने सारणी बनाएंगे तब आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है।